गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर मैं निवेदिता गौतम जुपिटर एकेडमी की तरफ से लेक्चर 3 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और लेक्चर 3 में हम जो सेकेंड लेक्चर पढ़ रहे थे, उस लेक्चर में जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था उसके आगे डाइवर्सिटी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात मैंने की थी प्रीवियस लेक्चर में, और उसमें जो फर्स्ट मैक्सिमम डाइवर्सिटी था इसमें इसके बारे में मैंने बताया था कि ये बनता कैसे है। तो यहाँ पे आप समझें कि पहले सॉइल जो था ये न्यूट्रिएंट रिच सॉइल था और सनलाइट का प्रेजेंस यहाँ पे थी। सनलाइट के प्रेजेंस के कारण और रिच न्यूट्रिएंट्स के कारण यहाँ पे क्या आ गए, पहले ग्रासेस आ गए, और जैसे ही ग्रासेस आ गए तो ग्रासेस के बाद धीरे धीरे न्यूट्रिशन जो था सॉइल का वो तो बढ़ रहा था, और जैसे ही सॉइल का न्यूट्रिशन बढ़ रहा था तो ग्रास के बाद कौन आ गया, हर्ब आ गया। और न्यूट्रिशन जो था सॉइल का अभी भी क्या था, मैक्सिमम था, रिच था। तो हर्ब के बाद क्या हुआ, और ज्यादा सॉइल में मॉइस्चर आया, और मॉइस्चर के बाद हर्ब के बाद श्रब आ गया, श्रब के बाद स्मॉल ट्री के बाद लार्ज ट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 लेयर ऑफ वेजिटेशन है। यहाँ पे लेयरिंग कितनी है, 5 लेयरिंग है। आस्क्ड क्वेश्चन है कि ये 5 लेयर ऑफ वेजिटेशन जो है, तो ये 5 लेयर ऑफ वेजिटेशन जो हो रहा है, ये 5 लेयर ऑफ वेजिटेशन कहाँ होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा। और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होगा, यहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा होने के कारण रेन भी, यहाँ पे वर्षा भी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ भी 5 लेयर ऑफ वेजिटेशन होता है, दैट फॉरेस्ट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। अब इसी तरीके से बोला जाता है मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम डाइवर्सिटी और सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी। तो सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी की तरफ हम लोग चलते हैं, जिसको कि बहुत अच्छे से आप एग्जांपल मैंने कल बताया भी था कि कोरल रीफ्स जो होते हैं, जिसमें कि समुंदर के अंदर जो CaCO3 का बहुत बड़ा बड़ा चट्टान होता है, पहाड़ होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसको कोरल रीफ्स का वो बेस्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी, तो सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी जो है वो कोरल रीफ्स उसका बेस्ट एग्जांपल है। आस्क्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम थोड़ा इकोटोन एरिया के बारे में भी समझ लेते हैं कि इकोटोन एरिया होता क्या है। तो यहाँ पे आप ले चलते हैं, फिर मैं एक कहानी की तरफ ले चलती हूँ आपको कि एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि नदी बह रहा है। तो नदी का 2 किनारा होगा, एक तरफ भी लैंड एरिया होगा, सेकेंड तरफ भी लैंड एरिया होगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे चलते जाते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी नदी बह रही है, कोई भी नदी आप एज्यूम कर सकते हैं। अब इस नदी में इधर का एरिया जो है उसको W1 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं समझने के लिए, और इधर L1। तो ये पूरा लैंड एरिया L1 हो गया, और वाटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो वाटर का इधर वाला पार्ट जो होगा तो वो क्या हुआ, W1, और इधर वाला पार्ट क्या हुआ, W2। तो इधर पूरा लैंड एरिया क्या है, L2। तो पहले हम इस फिगर को समझ लेते हैं कि यहाँ एक नदी बह रही है, नदी जो भी बहती है उसका 2 किनारा होता है, और जैसे ही 2 किनारा होगा तो इसको हमने L1 और L2 से रिप्रेजेंट कर दिया। और जैसे ही जो वाटर बॉडी हमारे पास प्रेजेंट था, ये वाटर बॉडी को भी हमने W1 और W2 में रिप्रेजेंट कर दिया। तो जैसे ही हमने W1 और W2 में इसको रिप्रेजेंट किया तो L1 इक्वल टू क्या हुआ, लैंड फर्स्ट एरिया, L2 इक्वल टू क्या हो गया, लैंड सेकेंड एरिया, W1 इक्वल टू वाटर बॉडी फर्स्ट नहीं कह सकते हैं, पानी का आधा हिस्सा, वाटर बॉडी सेकेंड। तो इस तरीके से हमने देखा कि जहां पे भी यहाँ L1 और W1, L2 और W2 जहां पे भी ओवरलैपिंग हो रहा है, वाटर का और लैंड का ओवरलैपिंग जहां पे हो रहा है, जहां पे भी पानी और धरती मिल रही है, वहां पे धरती वाला भी डाइवर्सिटी आ रहा है, लैंड एरिया का भी डाइवर्सिटी आ रहा है, वाटर बॉडी का भी डाइवर्सिटी आ रहा है। तो इस तरीके से हम वाटर बॉडी का डाइवर्सिटी और लैंड एरिया का डाइवर्सिटी दोनों जो होगा वहां पे कोलैप्स करेगा। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि L1 W1 और L2 W2 जो होगा, यहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी क्रिएट होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम डाइवर्सिटी क्रिएट होगा, एंड दैट पर्टिकुलर मैक्सिमम डाइवर्सिटी क्रिएट होगा। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि L1 W1 हमारे पास जो है
L2W2 जो हमारे पास है वो है क्या, इकोटोन एरिया। इकोलॉजी अगर आप थोड़ा भी अगर आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े हैं तो आज से आप एक वर्ड समझ लीजिए जो फिर से इकोलॉजी में आपको टच करेगा, आपके पास आएगा ये वर्ड घूम के, तो दैट वर्ड इज कॉल्ड इकोटोन एरिया। तो इकोटोन एरिया में हम करते क्या है, L1 लैंड एरिया हमने लिया, W1 वाटर बॉडी को 2 पार्ट में इक्वेट किया, W1 W2 इधर लैंड एरिया लिया, L2 का है इसको हमने लैंड फर्स्ट है, लैंड सेकेंड है, वाटर बॉडी फर्स्ट है, वाटर बॉडी सेकेंड है। तो अब L1 और W1 में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, L2 और W2 में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। और इस तरीके से जहां जहां पे भी वाटर बॉडी और लैंड एरिया में ओवरलैपिंग होगा एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट जो होगा, that particular point is called ecotone area, that particular area is called ecotone area। और यहाँ पे भी मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले क्लास में तिनका के बारे में, तो यहाँ पे हम फिर से पढ़ते हैं, तिनका राइट डाउन करते हैं और यहाँ पे हमने टैक्सोनॉमी कंप्लीट कर लिया। अब हम आइडेंटिफिकेशन की तरफ चलेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एफिनिटी भी हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं, तो इस प्लांट को अगर मैं इस तरीके से देखती हूँ कि मुझे ये इस प्लांट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ना ही मैं इसके स्टेम के कैरेक्टर को समझ पा रही हूँ, ना ही इसके लीफ के कैरेक्टर को समझ पा रही हूँ, ना ही इसके फ्लावर के कैरेक्टर को समझ पा रही हूँ कि ये है क्या, इसका नाम ना पता है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तो मैं इसको क्या करूँगी, पहले इसके कैरेक्टराइजेशन करूँगी, एक पेन लूँगी, एक पेपर लूँगी और उसके कैरेक्टर को राइट डाउन करूँगी। अच्छा, इसका स्टेम ऐसा दिखता है, ठीक है, इसका लीफ इस तरीके का है, अच्छा, इसके स्टेम की मोटाई कितनी है, इसका स्टेम कितना लेंथ बढ़ सकता है, ये फ्लावर कितना बार देता है, ये रिप्रोड्यूस कैसे होता है, ये किस तरीके से इसको और प्लांट्स इससे बनाया जा सकता है और इसको किस तरीके से फील्ड में हम लगाते हैं। तो ये सारी जानकारी अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी टर्म को क्या कहा जाता है, आइडेंटिफिकेशन। और तिनका में जब तक आइडेंटिफिकेशन होगा नहीं तब तक टैक्सोनॉमी का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड करेंगे किसी भी अननोन स्पीसीज को, किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को, किसी भी अननोन प्लांट को, किसी भी अननोन एनिमल को। तो यहाँ पे जैसे ही हम आइडेंटिफाइड करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि पहले फर्स्ट आपको जानकारी मिल गई, फर्स्ट स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गया आपको टैक्सोनॉमी का कि पर्टिकुलर प्लांट के बारे में या पर्टिकुलर एनिमल के बारे में हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं। पहले क्या लोगे, पहले उसके टिपिकल कैरेक्टर को देखो कि उसका टिपिकल कैरेक्टर कैसा होता है। उसके बाद फिर टिपिकल कैरेक्टर जब हमें मिल जाता है और जो मेजर कैरेक्टर होते हैं इस प्लांट के अगर हम देख रहे हैं तो इसके मेजर कैरेक्टर्स जब हम लिख लेते हैं तो फिर इसकी माइनॉरिटी की तरफ चलते हैं कि इसमें माइनर चीज़ें क्या क्या हैं। तो इस तरीके से मेजर और माइनर कैरेक्टर्स को मिला के हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं और उस कैरेक्टराइजेशन के आधार पे हम किसी भी अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरीके से हम फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी की तरफ चलते हैं। आस्क्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अब लिखा रहता है कि जब तुम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, जब तुम आइडेंटिफाइड किसी भी ऑर्गेनिज्म को करोगे तो होगा क्या। तो आइडेंटिफाई जैसे ही हम करते हैं तो इसमें करेंगे क्या, तो कैरेक्टर देखेंगे, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। और जब हमें मैक्सिमम कैरेक्टर मिल जाएंगे इसके, जिससे कि हम इसको समझ सकें कि एक्चुअली में ये क्या है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, कैरेक्टराइजेशन कहा जाएगा। ये कैरेक्टर के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। तो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के पढ़ने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कैरेक्टराइजेशन कहा जाता है। मतलब कि इसके सारे कैरेक्टर को हमने एक कागज और कलम लेके लिखा और उसको पढ़ा और उसको समझा। बहुत सारे बुक्स के रेफरेंस से, बहुत सारी चीज़ों के रेफरेंस से, अलग अलग बुक्स में इसके कैरेक्टर के बारे में नहीं लिखा होगा लेकिन इसके स्पीसीज के बारे में हो सकता है कहीं हमें डिस्क्रिप्शन मिल जाए या कोई और क्लू मिल जाए जिससे कि इस प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, एज वेल एज एनिमल की भी बात मैं करूँगी, किसी भी स्पीसीज की बात करूँगी तो उसको क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ है एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कैरेक्टराइजेशन। ये क्या है, एक्चुअली जो आइडेंटिफिकेशन है वो किस पे बेस्ड है,
कैरेक्टराइजेशन पे बेस्ड है, मतलब कि जाओ किसी गार्डन में चले जाओ और गार्डन में जाने के बाद बहुत सारे प्लांट को देखो और मानो कि इसके बारे में हमें पता नहीं है, कुछ भी मैं नहीं जानता हूँ। अब एक पेन लो, पेपर लो और सबके बारे में लिखते चलो और उसके बाद उस डिस्क्रिप्शन के आधार पे अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई आप कर लेते हैं, या आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिसको हमने अभी तक देखा भी नहीं है और उसके कैरेक्टर को लेके आप जाइए किसी अच्छे फॉरेस्ट में चले जाइए और वहाँ आपको अननोन प्लांट मिल जाएंगे। तो आपने क्या रखा है, किसी भी अच्छे राइटर का बुक रेफरेंस आप कर लीजिए और उस रेफरेंस बुक को, उस बुक से आपने कैरेक्टर चूज कर लिया। अब उस कैरेक्टर के साथ आप कहाँ चले गए, फॉरेस्ट में, और जैसे ही आप फॉरेस्ट में जाते हैं तो फॉरेस्ट में जाके अपने जो कागज में आपने कैरेक्टर लिया है उस कैरेक्टर को क्या किया आपने, उस सिमिलैरिटी देखने लगे। अच्छा, इसका लीफ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसा कहीं मिल रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर कैरेक्टर है तो हम किसी अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अननोन स्पीसीज का कैरेक्टर भी हम लिख के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट कैरेक्टर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा आंसर, आइडेंटिफिकेशन होगा। तो आइडेंटिफिकेशन जो है वो फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे क्वेश्चन एक और है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। अब यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट स्टेप आया और प्रीवियस क्वेश्चन में भी फर्स्ट स्टेप आया, लेकिन क्वेश्चन का ऑप्शन इन्होंने चेंज कर दिया। और इस तरीके से हमेशा गेम खेलते रहता है नीट वाला। नीट क्या करता है, बार बार आपको क्या करेगा, ऑप्शन में कंफ्यूज कर देगा। क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो आप बहुत बार सिमिलर होगा आपके लिए, फैमिलियर होगा आपके लिए, लेकिन उसमें क्या होगा, आगे आपको ऐसे ऑप्शन सेट कर देंगे कि आपको लगेगा कि दो आंसर सही है। जिस तरीके से हम यहाँ पे भी करके मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ। अब मैंने पढ़ा थ्योरी में कि फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी। अब मैं एग्जाम में बैठी हुई हूँ तो मुझे लगेगा आंसर तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन मैडम ने कैरेक्टराइजेशन भी बोला था। तो अब हम अगर एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे नहीं कर पाए तो हम आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन में फंस गए। अब आइडेंटिफिकेशन आंसर होगा कि कैरेक्टराइजेशन होगा। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, तुक्का मार दिया। अब किसी ने आइडेंटिफिकेशन मारा, किसी ने कैरेक्टराइजेशन मारा। अब एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन है, मतलब ऑप्शन डी आंसर है। तो यहाँ पे जो सी मारा उसको तो आंसर में, उसको तो नंबर मिल गया। और जिन्होंने कैरेक्टराइजेशन को उतना ध्यान नहीं देके पहले ही देखा विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी और आइडेंटिफिकेशन आंसर, क्वेश्चन को ढंग से बिना पढ़े आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने आइडेंटिफिकेशन आंसर किया तो वहां पे उनको क्या हो गया, नेगेटिव मार्क्स। यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स जो हो गया, इन्होंने कैरी कर लिया। तो इस तरीके से भी बहुत सारे, मुझे लगता है 10 से 15 क्वेश्चन इस तरीके से भी गलत हो जाते हैं बच्चों के। तो इन चीजों पे बच्चे, छोटी छोटी चीज़ों को हमें बच्चों याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान देना है, जिससे कि हमें फ़ायदा मिल सके कि हम अपने नीड को या इससे भी बड़े लार्ज गोल को अचीव कर सकें। आगे यहाँ पे हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब हम नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, तिनका, जिसमें कि हमने टी फॉर टैक्सोनॉमी क्लियर कर लिया है, आई फॉर आइडेंटिफिकेशन क्लियर कर लिया हमने, अभी एफिनिटी और फाइलोजेनी के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। पहले हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है नॉमेनक्लेचर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉमेनक्लेचर लिखा हुआ है। इसको मैं और अच्छे से लिख देती हूँ जो आपको दिख जाए, नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर है इसमें सबसे पहले वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर और लोकल नेम की बात होती है। जैसे कि आप बिहार में हैं तो आपको बिहारी कह दिया जा रहा है, राजस्थान में राजस्थानी या मारवाड़ रहते हैं, गुजरात में गुजराती रहते हैं। तो हमारे भारत में ही इतना क्या है, बहुत सारे लोग, अगर हम 5 किलोमीटर, हमारे यहाँ कहावत है कि अगर 10 किलोमीटर भी आप पार कर जाएं, 5 किलोमीटर भी आप अगर गाड़ी से पार कर जाए तो वहाँ का जो क्षेत्र विशेष का जो लैंग्वेज होगा वो चेंज हो जाता है।
तो बिहार में ही बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इसी तरीके से जो वर्नाकुलर का मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि क्षेत्र विशेष से प्रचलित भाषाएं, कि कौन सा भाषा बोला जाता है। तो पहले के लोगों के पास ना साइंस का इतना नॉलेज था, ना ही हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल था कि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें। तो इस तरीके से लोग क्या करते थे, अपने अपने क्षेत्र में एक ही चीज का नाम अलग अलग रखते थे। अब इसमें क्या होता था, इसको लोकल नेम्स कहा जाता था। तो वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर इज बेस्ड ऑन द लोकल फॉर लोकल अवेयरनेस बट इट इज ऑल्सो हैज लिमिटेशन। तो इसका भी क्या था, लिमिटेशन था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, अगर एक यहाँ का इंसान अफ्रीका चला जाए तो अफ्रीका वाले क्या, अफ्रीका का पहले तो उसको भाषा नहीं समझ में आ रहा है, और उसके बाद अगर पर्टिकुलर चीज को वो क्या कहता है, इस प्लांट को अफ्रीका वाले कुछ और बोल रहे हैं, इंडिया वाले कुछ और बोल रहे हैं, तो उसकी स्टडी में कॉम्प्लिकेशन आता था, वो नहीं समझ पाते थे। बहुत दिनों तक उनको समझना पड़ जाता था कि सामने वाला जो बोल रहा है वो इसी के बारे में बोल रहा है कि और कुछ बोल रहा है, कुछ और बता रहा है। तो इस तरीके से क्या होता था कि लोकल जो नेम्स होते हैं उनके भी लिमिटेशंस होते हैं। तो वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर जो था वो क्षेत्र विशेष जो भाषाएं थी उस भाषाओं पे नेमिंग जो किया गया, उस नेमिंग को वर्नाकुलर नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, इट इज नॉट एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। अब आप बताइए, इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट किया जाता क्या? ये तो लाइन याद करने की जरूरत ही नहीं है। इंटरनेशनली इसको अगर एक्सेप्ट किया जाए और 10 देश के साइंटिस्ट अगर बैठ के एक चीज पे रिसर्च कर रहे हैं तो 10 को नेमिंग में प्रॉब्लम होगा। कहीं हम इंटरनेशनली एक बुक नहीं लिख सकते थे, ना ही हम एक नेशनल बुक भी नहीं लिख सकते थे जिसको कि हर लोग पढ़ सके, हर लोग उसमें कुछ ना कुछ अपना ऐड कर सके या डिस्क्रिप्शन लिख सके। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया इंटरनेशनली। एंड बाय कॉमन नेम इज नीडेड फॉर ऑर्गेनिज्म। तो कॉमन नेम की तरफ से क्या किया गया, ऑर्गेनिज्म का जो कॉमन नेम होता है, इस ऑर्गेनिज्म के कॉमन नेम के हिसाब से कॉमन नेम दिया गया, और इंटरनेशनली उन्होंने क्या किया, सिस्टम को अलग वे में एराइज करने की कोशिश की। किसके लिए, लिविंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन के लिए ये सब किया जा रहा था। अब हम आगे चलते हैं पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है, अब आप किसी प्लांट को ले लीजिए और उसको आइडेंटिफाई आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें कैरेक्टर का इतना वेरिएशन है। कैरेक्टर आप इसी प्लांट को देखते हैं, मान लेते हैं कि ये कैरियोफाइलम का प्लांट है। कैरियोफाइलम जो होता है, यहाँ लिखा हुआ है कैरियोफाइलम, ये कैसा प्लांट है, एक मेडिसिनल हर्ब है, और इस मेडिसिनल हर्ब को हम एज्यूम करते हैं कि ये कैरियोफाइलम है। तो कैरियोफाइलम हम देख तो रहे थे, लेकिन हमें हो क्या रहा था, हम इसके कैरेक्टराइजेशन को सॉर्ट नहीं कर पा रहे थे, उसके टर्मिनोलॉजी को निकाल नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, एक लॉन्ग नेम लेना पड़ा कैरियोफाइलम का। तो ऐसा कोई प्लांट या ऐसा कोई नेम जिसमें कि वर्ड बहुत लंबा हो, बहुत बड़ा नाम हो जाए, तो ऐसे नॉमेनक्लेचर को पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। अब आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव मैनी वर्ड्स। क्या है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। दिस वर्ड रिजल्ट देयर कैरेक्टर हैबिटेट, ये इसके कैरेक्टर को, इसके हैबिटेट को बताता है, और इस तरीके के नॉमेनक्लेचर को पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। पॉलिनोमियल जो नॉमेनक्लेचर है, इस नॉमेनक्लेचर का बेस्ट एग्जांपल कैरियोफाइलम है। तो हमने तो पहले ही एज्यूम किया है कि ये प्लांट समझ लीजिए एक मेडिसिनल हर्ब कैरियोफाइलम है, और कैरियोफाइलम जो है उसमें इतने सारे कैरेक्टर हैं, और वो कैरेक्टर वे भी आई हैं उसके, वो ऐसे कैरेक्टर हैं जो कैरियोफाइलम में ही मिलते हैं। तो उस कैरेक्टर के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, ये लिनियस ने इतना लंबा नाम रख दिया इसका, कैरियोफाइलम सेक्साटिलिस, पॉलिस, ग्रामिनियस, एम्बेलाइटिस, कोरियम्बिस। तो ये नाम जो उन्होंने रख दिया, ये लिन ने रखा था, कैरोलस लिनियस ने, तो ये नाम जो रख दिया ये बहुत लंबा नाम था, और इंटरनेशनली ये नाम को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि इतना लंबा नाम पढ़ना और बार बार लिखना संभव नहीं था। दिस नेम वॉज डिस्कार्डेड बाय द लेंथ, ये लेंथ की वजह से इसको क्या किया गया, डिस्कार्ड किया गया। तो याद रखिएगा कैरियोफाइलम की कहानी, कि कैरियोफाइलम जो था ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, और ये एक मेडिसिनल हर्ब है, एशिया में भी होता है। और इस मेडिसिनल हर्ब का लिन ने क्या किया था, एक लंबा नाम दे दिया था, एक लॉन्ग नेम दे दिए थे। इसके कारण इसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया था, और बहुत सारे वर्ड वाले नेम के नॉमेनक्लेचर को पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर बोला जाता है।
अब हम बात करेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है। तो ट्राई से ही आपको समझ आ रहा है, 3 वर्ड की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसका टर्म किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था, आस्क्ड क्वेश्चन है। और प्रपोज किसने किया था, हक्सली एंड स्ट्रिकलैंड ने प्रपोज किया था इसको। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है इसमें आप क्या करेंगे, 3 वर्ड लेंगे, 3 वर्ड से इसको डिराइव करेंगे। और 3 वर्ड क्या होगा, 3 टैक्सा होगा। आगे हम पढ़ेंगे टैक्सा होता क्या है, ठीक है ना, हायरार्की के ऑर्डर को टैक्सा कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है 3 वर्ड्स के से हम क्या किए, नेमिंग कर दिए, ब्रासिस्का, ओलेरेसी, कैपिटाटा। हम ठंड के दिनों में बहुत सारा क्या करते हैं, बंद गोभी खाते हैं। और अगर ठंडे देश में चले जाइए तो वहां पे, या यहीं पे आप कश्मीर चले जाइए तो वहां पे क्या होता है, ज्यादा गोभी खाने को मिलता है। तो यहाँ पे बंद गोभी जो है इसका नाम, और दूसरा नाम क्या है, ब्रासिस्का ओलेरेसी कैपिटाटा। अब ब्रासिस्का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके जीनस को, इसके जेनेरिक नेम को। अभी अगर जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए स्टूडेंट होंगे उनको जीनस थोड़ा सा मुश्किल होगा, जीनस होता क्या है। तो इसको हम आगे चल के बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि एक जेनेरिक नेम होता है। तो जेनेरिक नेम जो है वो क्या है, ब्रासिस्का है। उसी तरीके से एक स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज पे नाम रखा गया ओलेरेसी, और कैपिटाटा इसके सब स्पीसीज की कहानी है। तो गोभी की भी कहानी बहुत ही एक स्टोरी में सुनाती हूँ। देखिए गोभी जो होता है उसमें क्या है, 3 वैरायटी होती है। एक तो कॉलीफ्लावर, एक कैबेज हो गया, और एक नॉल नॉल होता है। एक क्या है, नॉल नॉल। तो ये तीनों जो वेराइटीज हैं ये वेराइटीज गोभी की है। लेकिन ये लोग जो है इकोलॉजिकली तो इन लोग क्या है, ब्रासिस्का है। ये लोग सब एक ही जाति में आते हैं, एक ही जगह इनको क्या किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी अगर आप बांटे, टेक्सोनॉमी के आधार पे आप देखें तो इन सबको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन आपको ये पता है कि कॉलीफ्लावर जो होगा, यहाँ पे मैं लिख के समझाती हूँ आपको और अच्छे से समझ आएगा। कॉलीफ्लावर जो होता है, यहाँ लिखती हूँ मैं कॉलीफ्लावर, यहाँ मैं लिखती हूँ कैबेज, और यहाँ मैं लिखती हूँ नॉल नॉल। ये तीनों जो है गोभी की ही वैरायटी है। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के हिसाब से इन तीनों को क्या रखा गया है, एक ही ग्रुप में रखा गया है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन देखें तो कॉलीफ्लावर कैबेज दे सकता है क्या, नहीं। कैबेज नॉल नॉल दे सकता है, नहीं। नॉल नॉल कैबेज दे सकता है, नहीं। कैबेज कॉलीफ्लावर दे सकता है, नहीं। तो जब हम कैबेज लगाएंगे तो हमें कैबेज मिलेगा, कॉलीफ्लावर लगाएंगे कॉलीफ्लावर मिलेगा, नॉल नॉल लगाएंगे नॉल नॉल मिलेगा। तो इस तरीके से रिप्रोडक्टिव क्या है, आइसोलेटेड है। तो अगर बायोलॉजिकल स्पीसीज की बात करें तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन टेक्सोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ये तीनों क्या है, सेम है, एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। तो देखिएगा ब्रासिस्का यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये ब्रासिस्का ओलेरेसी कैपिटाटा कैबेज को कहा जाता है। और यहाँ पे भी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ब्रासिस्का ओलेरेसी बॉटराइटिस। तो ये जो बॉटराइटिस है, ब्रासिस्का ओलेरेसी बॉटराइटिस, ये कॉलीफ्लावर का है। अब आप देखिएगा ब्रासिस्का ओलेरेसी जो है ये कॉमन है दोनों में, ब्रासिस्का ओलेरेसी यहाँ पे भी है और ब्रासिस्का ओलेरेसी यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रासिस्का ओलेरेसी जो है मतलब इसका जीनस सेम है, इसका स्पीसीज भी सेम है, लेकिन इसके वैरायटी में चेंजिंग है। तो जब जहाँ पे जिस प्लांट या जिस एनिमल में जीनस भी सेम था, स्पीसीज भी सेम था, लेकिन वैरायटी में चेंज आ रहा था, वैरायटी को आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते थे, वैरायटी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि वैरायटी के लिए एक नया सिस्टम लगाया, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसका टर्म लैमार्क ने दिया था और इसको प्रपोज हक्सली और स्ट्रिकलैंड ने किया था। इस तरीके से हम आगे अगर बात करें स्पीसीज की, तो स्पीसीज 2 टाइप की होती है। एक स्पीसीज को कहा जाता है मोनोटाइपिक और दूसरे को कहा जाता है पॉलीटाइपिक। अब हम स्पीसीज की बात करेंगे तो स्पीसीज को 2 पार्ट में डिवाइड यहाँ पे हम करते हैं, मोनोटाइपिक स्पीसीज और पॉलीटाइपिक स्पीसीज में। अब यहाँ पे आप बात करो स्पीसीज की, यहाँ पे अगर स्पीसीज की बात करोगे तो यहाँ पे हमने क्या लिया, पहले मोनोटाइपिक स्पीसीज। तो जैसे ही हमने मोनोटाइपिक स्पीसीज की बात की तो मोनो का मतलब ही क्या होता है, सिंगल। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपने नेमिंग की है उसमें कैसा स्पीसीज होना चाहिए, सिंगल स्पीसीज होना चाहिए। इट मींस दैट
सब स्पीसीज नहीं होना चाहिए। तो सिंगल स्पीसीज कहने का मतलब क्या है कि सब स्पीसीज नहीं होना चाहिए। तो मोनोटाइपिक में क्या है, नो सब स्पीसीज, यहाँ कोई भी स्पीसीज सब स्पीसीज नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो ये दोनों एग्जाम्पल पीबीआई है, आस्क्ड क्वेश्चन है। सोलेनम ट्यूबरोसम, ये तो बार बार आपको मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी तक आपको खींच के ले जाएगा। और सोलेनम निग्रम, ये सोलेनम निग्रम एक स्मॉल ब्लैक फ्रूट की तरह होता है। तो ये जो है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हर जगह पाया जाता है। इसको मकोई भी कहा जाता है, मेडिसिन के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है। और सोलेनम ट्यूबरोसम से तो आप आलू के बारे में तो आप जानते ही हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू को कहा जाता है। उसी तरीके से पॉलीटाइपिक स्पीसीज, इसमें सब स्पीसीज प्रेजेंट होगा। जैसे हमने पढ़ा क्या, ब्रासिस्का ओलेरेसी बॉटराइटिस, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ब्रासिस्का ओलेरेसी कैपिटाटा हो गया, यहाँ जीनस भी है, स्पीसीज भी है और सब स्पीसीज भी है। तो जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज की बात अगर हम करें तो ये तीनों अगर प्रेजेंट है, इट मींस दैट एक कैसा स्पीसीज हो गया, पॉलीटाइपिक स्पीसीज हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किस बारे में, कैबेज की एक हम कहानी अभी जो प्रीवियस मैंने बताई है उसको हम एक बार ट्राइनोमियल के साथ ऐड करके समझेंगे। अब हम लोग गोभी की कहानी की तरफ चलते हैं। तो किसान भाई जो हमारे गोभी लगाते थे, तो उनको भी मन में होता था कि सबको तो गोभी बोला जाता है, लेकिन बंद गोभी लगाते हैं तो बंद गोभी ही मिलता है, फूल गोभी लगाते हैं तो फूल गोभी मिलता है, और बाजार में बेचने जाते हैं तो दोनों गोभी के नाम से बिकता है। तो इस तरीके से फूल गोभी, बंद गोभी जो है, अब उन्होंने सोचा, इस तरीके से साइंटिस्ट ने सोचा कि जब हम बंद गोभी लगाते हैं तो फूल गोभी क्यों नहीं मिलता है, फूल गोभी लगाते हैं तो बंद गोभी क्यों नहीं मिलता है, स्पीसीज तो सेम है। तो इस तरीके से वो कहे कि नहीं, इस जो गोभी है ये, इसको स्पीसीज के तौर पे हम इसको डिफाइन 100% नहीं कर सकते हैं। तो इनके लिए एक और सब स्पीसीज को लाया गया, एक वेराइटी को लाया गया और इसके साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर में इसको ऐड किया गया। अब हम पढ़ते हैं कैबेज के बारे में। जैसे ही आप कैबेज को देखेंगे, ब्रासिस्का ओलेरेसी कैपिटाटा, कॉलीफ्लावर ब्रासिस्का ओलेरेसी बॉटराइटिस, नॉल ब्रासिस्का ओलेरेसी कॉलीरोपा। तो ये ब्रासिस्का क्या है, इसका जीनस नेम है। ओलेरेसी क्या है, इसके स्पीसीज नेम को दर्शाता है। और यहाँ पे कैपिटाटा, बॉटराइटिस और कॉलीरोपा क्या है, इसके सब स्पीसीज को बताता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे गोभी का जीनस क्या है, तीनों का सेम है, स्पीसीज क्या है, सेम है, लेकिन वेराइटी क्या है, अलग अलग है। तो टैक्सोनॉमिकली तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि जीनस सेम, स्पीसीज सेम, तो सेम स्पीसीज एक ग्रुप में इसको रख सकते हैं। तो टैक्सोनॉमिकली सेम स्पीसीज हो गया, लेकिन बायोलॉजिकली क्या हो गया, बायोलॉजिकल वे में क्या हो गया, 3 डिफरेंट स्पीसीज हुआ। बायोलॉजिकल वे में ये 3 डिफरेंट स्पीसीज हो गया, लेकिन टैक्सोनॉमिकल वे में ये क्या हो गया, सेम स्पीसीज हो गया। तो ट्राइनोमियल सिस्टम की मदद से हम ये वेरिएशन कैबेज में देख सकते हैं। और इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जेनेरिक नेम, स्पीसीज नेम के तौर पे बहुत सारे एनिमल और बहुत सारे प्लांट्स को हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे। उसके लिए हमें वेराइटी की नीड होगी, वेराइटी की ज़रूरत होगी, और उस वेराइटी को हम सब स्पीसीज का नाम देते हैं। आगे लिखता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, द नेम ऑफ स्पीसीज हैज 3 वर्ड। फर्स्ट वर्ड को क्या बोल रहे हो, जेनेरिक नेम। सेकेंड वर्ड को क्या बोल रहे हो, स्पेसिफिक एपिथेट। थर्ड वर्ड को क्या बोल रहे हो, सब स्पीसीज, स्पेसिफिक एपिथेट, कुछ भी बोल सकते हो, वेराइटी बोल सकते हो, किस्म बोल सकते हो, प्रकार बोल सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। तो इस तरीके से हम कैबेज की कहानी को ट्राइनोमियल सिस्टम की मदद से समझ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को होमवर्क मिला हुआ था, वो होमवर्क आप जरूर करिए। आपको इस लॉकडाउन की पीरियड में उस होमवर्क से बहुत फ़ायदा होगा। और सारे ऑब्जेक्टिव्स मेरे जुपिटर के जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, सारे क्वेश्चंस मैं पूछूंगी कि आपने कितना क्वेश्चन किया और कितने आपको सॉल्व नहीं हुए। वो डाउट्स आप लेके ज़रूर मेरे पास आइएगा। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, अब यहाँ पे एक वर्ड है जिसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वर्ड अगर हम हर लाइन को याद करने लग जाएं तो कभी भी हम बायोलॉजी ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ना इसमें लैंग्वेज है, इतना स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। कैसे समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोटाइपिक स्पीसीज, और क्या
लिखा हुआ है यहाँ पे कोलोटाइपिक स्पीसीज। तो आप बताइए ट्राइनोमियल की जब तुम बात करोगे, ट्राइनोमियल की जब आप बात करेंगे तो क्या होगा? ट्राइनोमियल में तो 3 है। फर्स्ट क्या? जेनेरिक नेम, सेकंड क्या? स्पेसिफिक स्पीसीज का नेम, और थर्ड क्या है? वेराइटी है। तो फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड है, इस तीनों में क्या होगा? इस तीनों में आपको देखना है मोनोटाइपिक स्पीसीज और पॉलीटाइपिक स्पीसीज के बेसिस पे हम किसका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कर सकते हैं और किसका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर हम नहीं कर सकते। तो ट्राइनोमियल तो सीधा साधा बात है, 3 नाम वाला है, तो मोनोटाइपिक तो पहले ही खत्म हो जाएगा और पॉलीटाइपिक की बात करेंगे तो यहाँ वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज एप्लीकेबल ओनली इन पॉलीटाइपिक स्पीसीज, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन मोनोटाइपिक स्पीसीज। और आप क्वेश्चन है कि कहा जाता है पॉलीटाइपिक में होगा कि मोनोटाइपिक में होगा। तो आप पहले ही जान जाइए ट्राई की 2 से ज़्यादा है तो जेनेरिक और स्पीसीज के बाद वाली बात हो रही है, तो स्पीसीज की बात हो रही है तो स्पीसीज तो एक आ ही गया, तो मोनोटाइपिक की बात तो होगी नहीं, तो हम कहाँ इसको लेके चले जाएंगे? पॉलीटाइपिक में। आगे यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक एडवांस टॉपिक है जहाँ से कि हर साल नीट क्वेश्चन करता है, हर साल। इस साल भी 2020 में जब भी एग्जाम होगा बाइनोमियल से क्वेश्चन 100% रहेगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन आस्क होगा। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम सीख लेते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है, और इसके एक एक क्लू, एक एक पॉइंट को हम आज इसी वीडियो में ही याद कर लेते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की कहानी आप सुनिए। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे राइज हुआ? जैसे कि आप जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग भी घर में बैठे हुए हैं, तो मैक्सिमम लोगों का 2 नाम होगा। जैसे कि घर में कुछ और बोला जाता होगा और बाहर जो आप जाते होंगे तो बाहर स्कूल का नाम अलग होगा। तो घर का नाम और स्कूल का नाम अलग होता है, इट मीन्स एक आदमी को 2 नाम होता है। मेरा भी निक नेम अलग है और स्कूल का जो मेरा प्रोफेशनल नेम था वो अलग है। तो इस तरीके से जो है कि बाई का मतलब ही होता है 2 नाम वाला, 2 नेमिंग वाला। 2 नेम दिया, किसने दिया था? ये लिनियस ने दिया था, लेकिन इसको प्रपोज कौन किया था? गैस्पर्ड बाहेन। तो ये जो गैस्पर्ड थे, गैस्पर्ड बाहेन, ये 2 भाई थे, गैस्पर्ड, और इनको गैस्पर्ड की जगह कैस्पर भी कहा जाता था। गैस्पर्ड बाहेन और कैस्पर बाहेन ये जो थे, और इनके भाई का नाम जिम था। तो ये लोग जो थे स्वीडन के रहने वाले थे, और इन लोगों ने क्या किया था? 1000 प्लांट का 2 नाम रख दिया। पहले 1000 प्लांट को डिस्क्राइब किया इन्होंने, 1000 प्लांट को डिस्क्राइब किया, और 1000 प्लांट को जैसे ही वो डिस्क्राइब करते किए तो उन्होंने बोला कि चलो जैसे कि हम इस प्लांट्स को लेके चलते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये प्लांट, तो ये प्लांट जैसे ही आपको दिख रहा है तो इस प्लांट को लेके हम चलते हैं और बोलते हैं चलो इसको प्यार से इसका कोई नाम रख दो। तो प्यार से इसका नाम मान लो रख दो येलो परी रख दो इसका नाम। इसके पास पीला पीला फूल है तो इसका नाम क्या रख दो? येलो परी रख दो। और इसका कोई एक और नाम रख दो जो इसका मान लो एडमिशन करा देते हैं, तो इसका एक और नाम रख दो जो ये स्कूल जाएगा ये प्लांट, तो वहाँ पे इसको बोला जाएगा, वो कह के इसको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे 2 नाम हो गया। एक नाम क्या हो गया इसका? एक नाम जो हो गया इसका येलो परी हो गया इसके पीले फ्लावर की वजह से, और दूसरा ये इसको स्कूल में दाखिला करा रहे हैं तो इसके स्कूल में जो नाम होगा वो नाम हो गया। तो इसके पास भी नाम कितना हो गया? 2। और ये नाम किसके बेसिस पे किए? तिनका के बेसिस पे, मतलब टैक्सोनॉमिकल ब्रांच के बेसिस पे। पहले हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको नेमिंग करेंगे, और नेमिंग करने के बाद हम उसको क्लासिफिकेशन में डालेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग करना, और ग्रुपिंग करने के बाद हम उसके एफिनिटी को देखेंगे। तो इस तरीके से तिनका को हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसका जब हमने 2 नाम रख दिया, और 2 नाम रखने का भी रीजन हुआ क्योंकि एक नाम जो था उसके लोकल नेम पे दिया गया और दूसरा नाम साइंटिफिक नेम दे दिया गया। इस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि गैस्पर्ड जो थे इन्होंने क्या किया? 1000 प्लांट का डिस्क्रिप्शन दे दिया, और फर्स्ट बार बहुत स्मॉल स्केल पे इन्होंने क्या किया? बाइनोमियल को डिस्क्राइब किया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बताया था कि किसी भी प्लांट जो है उसके नेमिंग के लिए आपको 2 नेम जरूरी है। पहला उसके जीनस का नेम और दूसरा उसके स्पीसीज का नेम। अगर उसके जीनस के नेम और उसके स्पीसीज के नेम के बारे में आप बता सकते हैं और अगर आप लिख लेते हैं, इसका मतलब कि आप जो है 110% जो है इसमें क्या होगा? आपको डिस्क्रिप्शन सही आने लगेगा।
कैरेक्टराइजेशन सही होने लगेगा। आप 100% उस जगह पे पहुंच जाएंगे, इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जहां से आप इसके सारे कैरेक्टर को बता पाए। तो यहाँ पे गैस्फर्ड जो थे उन्होंने एक बुक लिख दी थी पाइनेक्स थिएटर बॉटनी की 1623 में। तो ये बुक जो आया था इनका, इस बुक में उन्होंने 1000 प्लांट को डिस्क्राइब कर दिया था। 1000 प्लांट को उन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया। और इसके बाद जो फाउंडर था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, जो फाउंडर था उसका नाम क्या था, लिनियस था। लिनियस जो था उन्होंने क्या किया, इनके डिस्क्रिप्शन के आधार पे, इनके डिस्क्राइब जो इनकी पास थ्योरी थी उसके आधार पे उन्होंने क्या किया, उसको लार्ज स्केल पे वो लेके गए। थ्रू आउट उन्होंने उनके सारे पेपर्स को पढ़ा। उसके बाद अपने पेपर को उन्होंने मैचिंग कराया, और मैचिंग कराने के बाद उन्होंने क्या किया, मैचिंग कराने के बाद उन्होंने उसको लार्ज स्केल पे डिस्क्राइब किया। तो अगर स्मॉल स्केल पे किया तो किसने किया, गैस्फर्ड ने किया। ये दो भाई थे, इनके भाई ने भी इसमें मदद किया था इसको। और दूसरा जो है वो कौन थे, लिन थे, कैरोलस लीनियस थे। और कैरोलस लीनियस जो थे उन्होंने क्या किया, इसी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लार्ज स्केल में ले जाके उसको आगे डिस्क्राइब किया। हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने देखा था गैस्फर्ड बाहिन जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1000 प्लांट का डिस्क्रिप्शन बताया था और स्मॉल स्केल में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। अब हम बात करेंगे कैरोलस लीनियस के बारे में। ये फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था। इसको क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये था। और ये जो था इन्होंने 3 बुक लिखा, फिलोसफिया बॉटनिका, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुरी। यहाँ पे भी बच्चों स्टोरी है एक, और यहाँ से भी नीट की में हर साल यहाँ से क्वेश्चन होता है। यहाँ से तीनों से एक क्वेश्चन जरूर होता है। यहाँ पे देखिए 3 लाइन आपको दिया गया है। फर्स्ट एक ये लाइन है, सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है और ये फोर्थ। इस 4 लाइन में से एक क्वेश्चन जरूर होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लीनियस की। तो लीनियस की कहानी की तरफ हम चलते हैं, लीनियस की स्टोरी की तरफ हम चलते हैं। तो लीनियस की स्टोरी की बात करेंगे तो लीनियस जो था वो गैस्फर्ड बाहिन के डिस्क्रिप्शन को उन्होंने क्या किया, लार्ज स्केल पे लेके गए और लार्ज स्केल पे उन्होंने बुक्स लिखना चालू किया। 7 बुक्स लिखे थे उन्होंने, लेकिन 7 बुक्स में 3 बुक्स जो है वो कंपलसरी है, जो कि आपको पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिलोसफिया बॉटनिका। इसमें उन्होंने प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया, इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल देना चाहा उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, क्योंकि वो एक बहुत ही तेज आदमी थे। उन्होंने क्यों ये दिया फिलोसफिया बॉटनिका, आप समझ सकते हैं। इसको आप इस तरीके से देखिए, उन्होंने क्या किया कि अपने प्रिंसिपल खुद बनाने लगे और उन्होंने क्या किया, डोमिनेटिंग काम करना सोचा कि अगर मेरे ही बुक्स में हम अगर पहले प्रिंसिपल बना लेते हैं, और जैसे कि टैक्सोनॉमी का टर्म भी है कि पहले प्रिंसिपल बनाइए और उसके बाद फिर उसको प्रोसीड कीजिए, उसके बाद उसका प्रोसीजर बताइए। तो उसी तरीके से पहले उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल का ही एक बुक लिख दिया, जिस बुक का नाम क्या था, फिलोसफिया बॉटनिका था। अब एक बात बताइए, जो छोटे साइंटिस्ट होंगे, जो 1 नाम 2 नाम लेके आए होंगे, बहुत सारे वहाँ पे ऐसे भी साइंटिस्ट काम कर रहे थे जिनका कोई नाम जानता नहीं था, और वो भी उस पे लीनियस के साथ मेहनत करते जा रहे थे। लेकिन लीनियस के साथ मेहनत करते करते उन्होंने क्या किया, उस सारे नेम्स का भी यूज लीनियस ने अपने नाम के अकॉर्डिंग कर लिया। अपने नाम के अंडर ही उन्होंने उन सारे छोटे छोटे साइंटिस्ट जो मेहनत करते थे उनका नाम कहीं भी आने नहीं दिया। तो और दूसरी बात यहाँ पे इस बुक्स को देने की एक और वजह हो गई, क्योंकि जैसे ही ये प्रिंसिपल का बुक आया तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग चलो, मैंने जो रूल्स बनाया है ये रूल्स सही होना चाहिए, ये रूल्स सही है। और इस तरीके से वो काम भी इतना करते थे, उनका फेम था, उनका नाम था, जिससे कि और इस तरीके से वो काम करते थे जिससे कि इंटरनेशनली इसको वो एक्सेप्ट भी करा लेते थे। एक्सेप्ट कराने का तरीका भी था, क्योंकि अगर उनको अगर वो बुक लिखते थे तो फिर बाद में जब रिवाइज में जाता था तो बार बार वो लिखते थे, बार बार तब तक लिखते रहते थे जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं हो, उसके सारे एरर को वो खत्म करते जाते थे। और अपने प्रिंसिपल पे काम करना ज़्यादा अच्छा होता है इसके कि किसी और के प्रिंसिपल पे आप काम करें। तो अपने प्रिंसिपल को उन्होंने खुद बनाया और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एक और बुक्स का नाम लिखा। तो पहले वो कहाँ गए, जैसे कि हमारे पास भी क्या प्रेजेंट है, ये प्लांट्स प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं इस प्लांट्स के उसको,
ठीक है ना। और ये भी प्लांट्स है, इस प्लांट्स को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये दो प्लांट्स हमारे पास भी प्रेजेंट है। अब हम इसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा ठीक है इस तरीके का कैरेक्टर है तो इसको ए आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इस तरीके का कैरेक्टर है तो इसको बी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये कैरेक्टर और बी कैरेक्टर जो है ये दोनों जो आइडेंटिफाई हुआ है इसका कुछ ना कुछ नाम तो रखोगे ना, तो इसका कुछ नेमिंग कर लेते हैं। तो लोकल नेम, इंग्लिश नेम, बोटानिकल नेम, और इस तरीके से ये कहाँ पाया जाता है, इसकी सिमिलैरिटी कहाँ कहाँ है, इसको ग्रुपिंग कहाँ कर सकते हैं। और ये भी बोल सकते हो तुम कि ये जो प्लांट्स हमें अननोन जो थे वो नोन हुए हैं। ये जो दोनों प्लांट्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, ये दोनों प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ, इनका नाम क्या है, ये सारे डिस्क्रिप्शन को उन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम में दिया। और ये सारे वर्ड को हटा के आप इंफॉर्मेशन एक वर्ड लिख दो कि हम ये दो प्लांट देख रहे हैं, इसका सारा और इंफॉर्मेशन, इस प्लांट का सारा इंफॉर्मेशन। अगर इस तरीके से लार्ज स्केल पे उन्होंने प्लांट के लिए एक बुक छापा, जिस बुक का नाम क्या था, स्पीसीज प्लांटेरम था। और इस स्पीसीज प्लांटेरम नामक बुक में उन्होंने क्या किया, नेमिंग का काम किया था, नॉमेनक्लेचर किया उन्होंने। और नॉमेनक्लेचर करने के बाद उन्होंने क्या किया, नॉमेनक्लेचर करने के बाद इस बुक को पब्लिश किया उन्होंने। पब्लिश होने के बाद बहुत दिनों बाद, तुरंत ये पब्लिश नहीं हो गया था और एक्सेप्ट नहीं किया गया था। 1 मई 1753 को ये एक्सेप्ट किया गया। और इसी टाइम को इनिशिएशन ऑफ प्लांट नॉमेनक्लेचर भी बोला जाता है कि ये जो टाइम था 1 मई 1753 का, इसी वक्त में इनिशिएशन हुआ था प्लांट के नॉमेनक्लेचर का। किस बुक के तरफ, स्पीसीज प्लांटेरम नामक एक बुक लिए और उस बुक में 1 मई 1753 को 1 मई 1753 को इसको एक्सेप्ट कराया गया। और एक्सेप्ट करने के बाद इसमें डिस्क्रिप्शन किसका था, प्लांट के नॉमेनक्लेचर का डिस्क्रिप्शन था। इसी तरीके से उन्होंने जब 1 मई 1753 को प्लांट के नॉमेनक्लेचर को बता दिया उन्होंने और वो एक्सेप्ट हो गया और उसके बारे में बहुत उनको अप्रिसिएट किया गया कि ये बहुत अच्छा है। इसको बहुत सारे जो उनके अपोजिट साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको बहुत सारा रिजेक्शन दिया, जिसको कि वो स्टेटमेंट के तौर पे मीटिंग में बता सके कि नहीं, इसका नाम इसलिए ये पड़ा क्योंकि इसमें ये कैरेक्टर दिखता था, इसका नाम इसलिए ये पड़ा क्योंकि इसका ये कैरेक्टर है। इस तरीके से इसको जीनस को बता सकते हो, इस तरीके से इसके स्पीसीज को बता सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो है, जब एक में उपलब्धि उनको मिल गई, एक में उनको क्या मिला, हौसला मिला कि चलो जब हम प्लांट का कर सकते थे तो इसके तहत हम एनिमल का भी कर सकते थे। यहाँ पे एक और छोटी सी कहानी है कि उन्होंने काम पहले स्टार्ट एनिमल का किया था और बाद में प्लांट का किया था, लेकिन बुक्स पहले कौन एक्सेप्ट हुई थी, प्लांट्स की हो गई थी, उसके बाद एनिमल्स की बुक को एक्सेप्ट किया गया था इंटरनेशनली। तो इसका जो एनिमल का इनका बुक था इसमें बहुत सारा एरर था और ये एरर जो आ रहा था इनका, इस बुक का नाम जो था सिस्टमा नेचुरी था और इसमें उन्होंने एडिशन दिया था और 1 एडिशन, 2nd एडिशन, 3rd एडिशन, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। अब 10th एडिशन की बात करें, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, 10th एडिशन की बात करें अगर हम 10th एडिशन की, यहाँ ऐसे ही लिख लो सिर्फ 10th एडिशन की बात अगर करोगे तो यहाँ पे 10th जो एडिशन था इसमें क्या कर रहे थे, वो सिस्टमा नेचुरी को एक्सेप्ट किया गया और वो डेट कौन सा था, 1 अगस्त 1758। मतलब ये 53 से 58 कितना साल हो गया, 5 साल के बाद ये एक्सेप्ट किया गया। और इसमें किस चीज के इंफॉर्मेशन की बात थी, इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल की बात थी, एनिमल के नॉमेनक्लेचर की बात थी। और इस तरीके से एनिमल के नॉमेनक्लेचर की बात उन्होंने 1 अगस्त 1758 को किया और दैट टाइम इज कॉल्ड इनिशिएशन ऑफ एनिमल नॉमेनक्लेचर। इस टाइम को, इस डेट को इनिशिएशन कहा जाता है किसका, एनिमल नॉमेनक्लेचर का। अब यहाँ पे अगर आपसे नहीं पूछा जाए तो क्या नहीं पूछा जाएगा और पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा। जो कहानी मैं अभी सुनाई हूँ ये कहानी आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए और बैठाने के बाद यहाँ पे फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इनके 3 बुक का नाम याद होना चाहिए, फिलोसफिया बॉटेनिका, स्पीसीज प्लांटेरम, सिस्टमा नेचुरी, और इसके इनिशिएशन के डेट को आप याद रखिए। और ये इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिंसिपल, इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल याद रखिए। तो आपके यहाँ से एक क्वेश्चन आपको यहाँ से लगना है, लग जाएगा। अब हम ICBN की बात करेंगे तो ICBN जो है उसको कहा जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये क्या था,
ये रूल्स बुक था, रूल्स का एक बुक था। जैसे कि ये कॉपी मैंने लिया है, ये समझ लीजिए आप कि ये कॉपी नहीं है, ये ICVM नामक बुक है। और इस बुक में क्या दिया हुआ है, इस बुक में आपको जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, इसको उलट उलट के देखेंगे, तो इसमें सिर्फ रूल्स होगा। और किसके लिए ये रूल्स होगा, ये रूल्स जो होगा वो नॉमेनक्लेचर के लिए होगा। नॉमेनक्लेचर का रूल्स होगा, जिस रूल्स के अकॉर्डिंग आप किसी भी प्लांट, किसी भी एनिमल, किसी भी स्पीसीज को आप नेमिंग कर सकते हैं, उसको टैक्सोनॉमिकली बांट सकते हैं। इस तरीके से हम आगे पढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ रूल रिगार्डिंग साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट इज नोन एज ICVM। यहाँ पे रूल्स का कलेक्शन करो। पहले क्या कहा इसने कि रूल को कलेक्ट करो, और कलेक्ट करके रूल को क्या करो, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर इसका बताओ। और इस प्रोसेस को क्या कहा गया, ICVM कहा गया। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ICVM कहा जाता है। तो यहाँ पे बच्चों ये लाइन बार बार नीट में पूछा गया। पहले नीट की जगह पे स्टेट PMT और AIPMT होता था, तो वो सारे बुक्स में सारी जगह आप कहीं से भी क्वेश्चन लाइए प्लांट डाइवर्सिटी के फर्स्ट चैप्टर का, तो वहां पे आपको इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन 100% होगा। और ये क्या है, रूल्स बुक है, और इसमें किस चीज का रूल्स है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी का रूल है इसमें, और इसमें नेमिंग का रूल है। तो ICVM को फर्स्ट एक्सेप्ट कब किया गया था, 1961। आस्ट क्वेश्चन है कि 1961 जो है उसमें ICVM को पहली बार एक्सेप्ट किया गया था, और 1975 में फिर से इसको क्या किया गया, रिवाइज किया गया। रिवाइज क्यों किया गया था, इसलिए रिवाइज किया गया क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी उसके बाद डेवलप हुआ, बहुत सारे सिस्टम उसके बाद डेवलप हुआ था। DNA के लेवल को हम जो है, ये जो आप पढ़ रहे हो टैक्सोनॉमी, ये टैक्सोनॉमी के बाद DNA आया था। तो बहुत चीज को DNA के बेसिस पे देखा गया, तो बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया, तब वो सही हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारे ब्रांच को हमें पता नहीं होने की वजह से हम यहाँ नहीं फॉलो कर पाए थे, तो उसको उन्होंने फिर से क्या किया, छापा और रिवाइज किया। और रिवाइज कब किया, 1975 में। अब प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, आज का होमवर्क, आज का मैं होमवर्क यहाँ आपको लिख देती हूँ कि आप ICVM तक ही NCERT रीडिंग करेंगे। NCERT से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, NCERT ही आपके लिए सबसे मस्ट है। तो आपको मैं 2 पेजेस देती हूँ NCERT के, इसको आप रीडिंग करेंगे। और आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि मैं 12th में हूँ तो मैं 11th के टॉपिक पे क्यों काम करूँ, इस तरीके की बातें आपको नहीं सोचनी है। अगर आप ट्रूली मेहनत करते हैं घर पे, अगर आप बायोलॉजी में 1 घंटा भी देते हैं, तो इस तरीके से आपको बायोलॉजी 100% आपकी उंगलियों पे होगा, फिंगर पे होगा। और इस तरीके से दूसरा काम क्या है कि आपको आज का लेक्चर नोट डाउन करना है, कॉपी में लिख के सारा नोट डाउन करने के बाद एक एक लाइन जो है इसका समझ लेंगे आप वीडियो से की मदद से। आपको मुझे लगता है समझ आ जाएगा, और समझने के बाद आप ये सारे जो लाइंस हैं इसको आप एक बार रिवाइज करते रहेंगे। कब तक रिवाइज करेंगे, जब तक कि आपका लॉकडाउन टूटता नहीं है, आप हमारे क्लास में आ नहीं जाते हैं।